Jai Hind. In this lecture, we will study mathematical modeling in the case of control system. We will study mechanical mathematical modeling, and we can learn how we can solve mechanical system using electrical system. So first is, what is mathematical modeling? It is the process of representing a real world system using mathematical equations. Mathematical modeling में हम किसी भी सिस्टम को मैथमेटिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास एक लैब है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और मुझे सारे के सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं। पहला मेथड क्या है कि मैं सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स को किट्स में परफॉर्म करूं। अब दूसरा तरीका क्या है कि इन एक्सपेरिमेंट्स को मैं सिमुलेटर सॉफ्टवेयर में परफॉर्म करूं। एंड डिफरेंट सिमुलेटर सॉफ्टवेयर आर एलटी, स्पाइस, प्रोटियस एटसेट्रा। अब सिमुलेटर सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जो डिफरेंट रियल कंपोनेंट्स होते हैं उनको मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कैपेसिटर को देखते हैं, दिस इज ए फिजिकल डिवाइस। अब कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट की इक्वेशन होती है IC इज इक्वल टू सी डी वी अपॉन डी टी। तो सिंपली एक तरह से कैपेसिटर को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। जब हम सिमुलेशन करते हैं तो नो डाउट सिमुलेशन में हमें कैपेसिटर दिखाई दे रहा होता है, पर जो एक्चुअल में कैलकुलेशन होती है वो मैथमेटिकल मॉडल में होती है। इसी तरह से दिस इज ए इंडक्टर। अगर इंडक्टर को मैथमेटिकल मॉडल से रिप्रेजेंट करना है तो इक्वेशन क्या होगी, VL इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। अब बच्चों, मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? द मॉडल मस्ट बी सिंपल टू एनालाइज वाइल गिविंग सफिशिएंटली एक्यूरेट रिजल्ट। मैथमेटिकल मॉडलिंग के थ्रू जो रिजल्ट मिलेंगे वो रिजल्ट क्लोज होने चाहिए अगर हम एक्सपेरिमेंट फिजिकल कंपोनेंट पे करते हैं। अब मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम के 3 आइडियल एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज मास एलिमेंट, सेकंड वन इज डैम्पर एलिमेंट, थर्ड वन इज स्प्रिंग एलिमेंट। अब मास एलिमेंट क्या होता है? जैसे ये मेरा है मास, अगर इस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाता हूं तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, वो b रिप्रेजेंट किया है, और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी। अब इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाते हैं, अब ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया, अगर इनिशियली मास मेरा रेस्ट में था, जैसे मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं तो ये बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहेगी। तो उस केस में इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाते हैं तो इसके ऑपोजिट भी एक फोर्स इंट्रोड्यूस होगी, और वो फोर्स क्यों इंट्रोड्यूस होगी? ड्यू टू मास। अगर मास को इस डायरेक्शन में हम खींचते हैं तो इसके ऑपोजिट एक और फोर्स इंट्रोड्यूस होगी। तो सिंपली ये फोर्स किसके इक्वल होगी? जो इस मास के ऑपोजिट ड्यू टू इनर्शिया फोर्स जनरेट होगी, उसको रिप्रेजेंट करेंगे Fm से। और ये किसके इक्वल होगी? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं? मास इनटू dB अपॉन dt। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, dB अपॉन dt। इसी तरह से वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या बनेगा? m d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। इसी तरह से अनदर एलिमेंट होता है डैम्पर एलिमेंट। ये जो पिस्टन है, एक तरह से ये डैम्पर एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन है, और इसको फ्रिक्शन भी बोला जाता है। तो सिंपली अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, अब फोर्स की डायरेक्शन देखो, तो इस पॉइंट में अगर मैं देखता हूं तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो x1 है, और यहां पर जो वेलोसिटी है वो है v1, और ये जो एरो बताते हैं दिस इज ए डायरेक्शन। इसी तरह से इस पॉइंट में इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो x2 है, और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है v2। अब अगर केवल डैम्पर एलिमेंट को ही कंसीडर करते हैं, अगर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं तो इस फोर्स के ऑपोजिट एक इक्वल फोर्स जनरेट होगी, और जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा FB के साथ। तो सिंपली इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं F, तो इसके ऑपोजिट एक और फोर्स जनरेट होगी, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया FB के साथ। B क्या है? एक तरह का फ्रिक्शन, या बोल सकते हो डैम्पर एलिमेंट, और एक तरह से इसको पिस्टन भी बोला जाता है। इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगी? F। आप B भी लिख सकते हो, इसको F भी लिख सकते हैं या B भी लिख सकते हैं, इनटू फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई थी तो आपको लिखना है वेलोसिटी B1 माइनस B2, B1 माइनस B2, या आप इस तरह से लिख सकते हो FB। तो उस केस में जो B होगा वो होगा B1 माइनस B2। अब ये B1 किसके इक्वल होता है? इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह से ये जो b2 होगा दिस इज dx2 अपॉन dt। अगर ये वैल्यू मैं ऊपर भर देता हूं तो f क्या बनेगा, एफ बी। एफ क्या है, ये जो फोर्स लगाई है, एफ बी क्या है, जो इसके ऑपोजिट फोर्स जनरेट होगी। और ये जो ऑपोजिट फोर्स जनरेट होगी उसका फार्मूला क्या होगा, एफ इंटू बी वन को रिप्रेजेंट किया है डी एक्स वन अपॉन डी टी माइनस बी टू को किया है डी एक्स टू अपॉन डी टी। अगले केस में मैं डी अपॉन डी टी कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा एक्स वन माइनस एक्स टू। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एफ डी अपॉन डी टी एक्स। एक तरह से ये एक्स किसके इक्वल है, एक्स वन माइनस एक्स टू। तीसरा एलिमेंट ट्रांसलेशनल सिस्टम के केस में होता है स्प्रिंग। दिस इज ए स्प्रिंग। स्प्रिंग में इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, इस पॉइंट में देखते हैं तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट x1, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है v1। इस पॉइंट में देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट x2, यहां पर वेलोसिटी है v2। फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाई तो इसके ऑपोजिट एक और फोर्स जनरेट होगी। तो सिंपली इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है तो इसके ऑपोजिट जो फोर्स जनरेट होगी वो क्यों जनरेट होगी, ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग। और उसको रिप्रेजेंट करेंगे Fk से। तो ये जो Fk होगा इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, सिंपली K क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई थी B1 माइनस B2 dt। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, K B dt। अगर ऐसे लिखता हूं तो ये B किसके इक्वल होगा, B1 माइनस B2। अब ये B किसके इक्वल होता है, dx अपॉन dt। अगर ये वैल्यू मैं यहां पर पुट करता हूं तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन b की जगह पुट कर दिया dx अपॉन dt और यहां पर है dt। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो बचेगा kx। अब ये x क्या है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई है तो x1 माइनस x2। तो बच्चों पहले पढ़ा मास एलिमेंट। मास एलिमेंट ये था एक मास, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, देन ड्यू टू द इनर्शिया या ड्यू टू दिस मास इसके ऑपोजिट एक फोर्स जनरेट होगी जिसको रिप्रेजेंट कर दिया एफएम से। तो एफ एफएम के इक्वल होगा और एफएम का एक्सप्रेशन होगा एम इंटू ए या फिर एम इंटू डी बी अपॉन डी टी या फिर एम इंटू डी स्केयर एक्स अपॉन डी टी स्केयर। जब हमने मास एलिमेंट के लिए कैलकुलेशन की तो उस केस में ये जो दो फोर्सेस थी इनको हमने कंसीडर नहीं किया। इसी तरह से डैम्पर एलिमेंट के लिए जब मैंने फोर्स की कैलकुलेशन की तो उस टाइम पे ये जो दो फोर्सेस थी इसको हमने जीरो कंसीडर किया। तो डैम्पर एलिमेंट एक तरह की फ्रिक्शन होती है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं, देन ड्यू टू दिस फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट एक फोर्स जनरेट होगी एफ बी और उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इज इक्वल टू एफ इंटू बी वन माइनस बी टू। इस एफ के प्लेस में आप ये बी भी लिख सकते हो इसी तरह से। और ये किसके इक्वल होगा, एफ बी, और बी क्या होगा, बी वन माइनस बी टू। इसी तरह से बी होता है डी एक्स अपॉन डी टी। फिर मैंने कैलकुलेशन की और रिजल्ट लास्ट में क्या निकाला, एफ इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी और एक्स क्या होता है, एक्स वन माइनस एक्स टू। इसी तरह से स्प्रिंग एलिमेंट को लिया, स्प्रिंग एलिमेंट में जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो ऑपोजिट फोर्स एफ के ये किसके कारण होगी, ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग। अगर मैं स्प्रिंग को एक्सपैंड करता हूं तो ये एफ के फोर्स क्या करेगी, इसको कंप्रेस करेगी। इसी तरह से अगर स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं तो एफ के फोर्स इसके ऑपोजिट में लगेगी, मतलब वो इसको एक्सपैंड करेगी। तो एफ के किसके इक्वल होगा, के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ बी वन माइनस बी टू डी टी। नेक्स्ट है मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम। मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम के थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड वन इज टोरेशनल डैम्पर एलिमेंट, थर्ड वन इज टोरेशनल स्प्रिंग एलिमेंट। अब पहले देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक बॉडी है, अब इस बॉडी का जो मास है रोटेशनल सिस्टम में उसको जे से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम में हम m यूज करते थे, तो रोटेशनल के केस में m के प्लेस में j यूज होता है। नाउ दिस इज ए रेफरेंस। अब ये जो बॉडी है इस बॉडी के एक्सिस में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी।
अब इस एक्सिस का क्या मतलब है, ये जो बॉडी है ये रोटेट होती रहेगी इस लाइन के अक्रॉस, इस लाइन के अक्रॉस इसने घूमते रहना है। अब जैसे ही मैंने टॉर्क अप्लाई किया, रोटेशनल के केस में जो फोर्स होती है वो होती है टॉर्क, जैसे ही टॉर्क अप्लाई किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, जैसे ही टॉर्क अप्लाई किया, देन ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी दैट रेजिस्ट चेंज इन द मोशन। जैसे कोई एक बॉडी है मेरी रेस्ट में, अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो जो बॉडी की टेंडेंसी होगी वो रहेगी कि मैं रेस्ट में रहूं। इसी तरह से अगर एक बॉडी घूम रही है, अगर मैं फोर्स लगाता हूं कि ये स्टॉप हो जाए, तो वो एकदम से स्टॉप नहीं होगी, बॉडी की टेंडेंसी क्या होगी कि वो घूमती रहे। दिस इज नोन एज इनर्शिया, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी दैट रेजिस्ट चेंज इन द मोशन। अब जैसे इस डायरेक्शन में टॉर्क लगाएंगे, ये बॉडी घूमने लगेगी, इसके ऑपोजिट एक और टॉर्क जनरेट होगा, और वो टॉर्क जनरेट क्यों होगा, ड्यू टू दिस जे, और जे क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर इनर्शिया, आप इसको सेम कंसीडर कर सकते हैं, पर एक्चुअल में ये सेम नहीं होते। तो बच्चों जैसे इस डायरेक्शन में टॉर्क लगाई, तो इसके ऑपोजिट एक और टॉर्क जनरेट होगा टीजे, और उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ये टीजे किसके इक्वल होगा, जे, जे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनटू डी ओमेगा अपॉन डी टी। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा किसके इक्वल होता है, डी थीटा अपॉन डी टी, थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब मैं ये वैल्यू यहां भरूंगा तो ये बनेगा जे इंटू डी स्क्र थीटा अपॉन डी टी स्क्र। अब सेकंड एलिमेंट है टोरेशनल डैम्पर एलिमेंट फ्रिक्शन, ये एक तरह से पिस्टन है, या आप इसको बोल सकते हो फ्रिक्शन या फिर डैम्पर एलिमेंट, और रोटेशनल के केस में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है टोरेशनल डैम्पर एलिमेंट। अब बच्चों यहां पर लगाया जाता है टॉर्क, मतलब इस एलिमेंट में टॉर्क अप्लाई किया जाता है, इस पॉइंट में थीटा और ओमेगा है, थीटा वन ओमेगा वन। इसी तरह से इस पॉइंट में एंगुलर वेलोसिटी है W2, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है थीटा टू, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F या B, फ्रिक्शन या फिर B। और ये जो एलिमेंट है इसको डैम्पर एलिमेंट भी बोला जाता है। जैसे ही टॉर्क इस डैम्पर एलिमेंट में लगाते हैं, तो इस पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी W1 है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा वन है, इस पॉइंट पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा टू है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टू है। अब बच्चों टॉर्क जैसे ही लगाई गई है, लगाई टॉर्क, देन ड्यू टू दिस डैम्पर एलिमेंट, या इसको बोला जाता है फ्रिक्शन, इस टॉर्क के ऑपोजिट एक और फोर्स जनरेट होगी या फिर एक और टॉर्क जनरेट होगा, उसको लिख दिया टीबी। अब ये किसके इक्वल होगा, ये टीबी किसके इक्वल होगा, एफ, आप बी भी लिख सकते हो, इनटू, अब आपने इस डैम्पर एलिमेंट की लोकेशन देखनी है, ये किसके साथ कनेक्टेड है, W1 के साथ, तो W1 माइनस W2, ये किसके साथ कनेक्टेड है, W1, और इसको लिख सकते हैं FW, और ये ओमेगा किसके इक्वल होगा, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू। इसी तरह से ओमेगा किसके इक्वल होता है, दी थीटा पाउंड डी टी, तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एफ ओमेगा वन की जगह आएगा दी थीटा वन अपॉन डी टी, ओमेगा टू के प्लेस में आएगा डी थीटा टू अपॉन डी टी, इक्वल टू एफ डी वाई डी टी कॉमन ले लो, तो ये बनेगा थीटा वन माइनस थीटा टू, और इसको मैं लिख सकता हूं एफ डी अपॉन डी टी, और यहां पे लिख दिया थीटा, और ये थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा वन माइनस थीटा टू। इसी तरह से टोरेशनल स्प्रिंग एलिमेंट को देखते हैं, ये एक तरह का स्प्रिंग एलिमेंट है, यहां पर लगाया है टॉर्क, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इस डायरेक्शन में टॉर्क लगाया है, दैट इज T1, इसके ऑपोजिट एक और टॉर्क जनरेट होगा, और वो टॉर्क क्यों जनरेट होगा, ड्यू टू दिस स्प्रिंग एलिमेंट, और उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा T के, और ये किसके इक्वल होगा, के इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी, ओमेगा होता है दी थीटा पाउंड डी टी, जब ये वैल्यू ऊपर भरूंगा तो ये आएगा
डी थीटा अपॉन डी टी इंटू डी टी। इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये क्या बनेगा, के थीटा। नेक्स्ट इज एनालॉगस सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालॉगस सिस्टम? अगर मेरे पास है एक मैकेनिकल सिस्टम, इस मैकेनिकल सिस्टम को मैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर देता हूं और ये दोनों सिस्टम सेम बिहेव करते हैं, मतलब दोनों सिस्टम के सॉल्यूशन सेम है, तो उसको बोला जाता है एनालॉगस सिस्टम। एक तरह से हमें मैकेनिकल सिस्टम के सॉल्यूशन कैलकुलेट करने थे, पर हमने क्या किया, मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट क्यों किया? इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सॉल्यूशन कैलकुलेट करना इजी होता है। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे हम नेटवर्क में सॉल्यूशन कैलकुलेट करते थे, नेटवर्क में हम केसीएल, केवीएल, डिफरेंट टाइप की थ्योरम्स लगाते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम के सॉल्यूशन कैलकुलेट करना इजी होता है। तो एक तरह से हमारे पास था मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम को हमने चेंज कर दिया इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब हम सिस्टम के जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के थ्रू निकालेंगे। इलेक्ट्रिकल सिस्टम के सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो हम नेटवर्क में कैलकुलेट करते थे, जिसमें हम केसीएल, केबीएल, डिफरेंट टाइप की थ्योरम लगाते थे। और जो लास्ट में सॉल्यूशन मिलते हैं वो मैकेनिकल सिस्टम के इक्वल ही होते हैं, तो उसको बोला जाता है एनालॉगस सिस्टम। इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम which will behave exactly similar to the given mechanical system. It is called electrical analogous to given mechanical system. And there are two methods in which we can obtain electrical analogous network. One is force voltage analogy, second one is force current analogy. जैसे मैं मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम को देखता हूं, बच्चों ये है रेफरेंस, दिस इज मास, इस डायरेक्शन में मैंने लगाई फोर्स, जैसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ वेलोसिटी। अगेन इस रेफरेंस और इस मास के बीच में स्प्रिंग एलिमेंट है के। इसी तरह से इस मास और इस स्प्रिंग एलिमेंट के बीच में एक कनेक्शन लगा हुआ है फ्रिक्शन का, जिसको रिप्रेजेंट किया बी के साथ। अब यहां पर एक्चुअल में कनेक्शन लगे हुए हैं, इस रेफरेंस और मास के बीच में है के, इस मास और रेफरेंस के बीच में है दिस फ्रिक्शन। अब बच्चों ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई तो ये फोर्स किसके इक्वल होगी? इसके ऑपोजिट जो फोर्सेस जनरेट होगी इस मास के कारण, जो ऑपोजिट फोर्स होगी वो होगी F1, प्लस इस फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स जनरेट होगी ऑपोजिट वो होगी F2। अगेन इस फोर्स के ऑपोजिट स्प्रिंग कांस्टेंट के कारण जो फोर्स जनरेट होगी वो होगी F3। अब इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की गई है, इस मास के कारण जो ऑपोजिट फोर्स होगी F1 वो किसके इक्वल होगी? M, ये जो वेलोसिटी है dB अपॉन dt। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, प्लस F2। F2 क्या है? ये डैम्पर एलिमेंट, इसको बोला जाता है फ्रिक्शन। और ये किसके इक्वल होती है? B। बच्चों ये जो B है एक तरह से इसको डैम्पिंग कोफिशिएंट भी बोला जाता है। B क्या है? डैम्पिंग कोफिशिएंट इनटू वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है, प्लस इस स्प्रिंग एलिमेंट के कारण ये जो F3 फोर्स होगी जो F के ऑपोजिट होगी वो क्या होगी? K इंटीग्रेशन ऑफ B dt। K होता है स्प्रिंग एलिमेंट कांस्टेंट और V किसके इक्वल होता है? dx अपॉन dt। वेलोसिटी होता है डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू dt। तो ये बनेगा m d स्क्वायर x dt स्क्वायर प्लस b को लिखेंगे dx अपॉन dt प्लस k। b को जब लिखेंगे dx अपॉन dt, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा kx। इसी तरह से अगला देखते हैं मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम। बच्चों ये बॉडी घूम रही है, इस एक्सिस में ये बॉडी घूम रही है, ये टॉर्क अप्लाई किया हुआ है, ये टॉर्क किसके इक्वल होगा? इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण एक ऑपोजिट टॉर्क जनरेट होगा, दैट इज उसको रिप्रेजेंट कर दिया T1, प्लस एक फ्रिक्शन के कारण इसके ऑपोजिट एक और टॉर्क जनरेट होगा, दैट इज T2। इस स्प्रिंग एलिमेंट के कारण एक और टॉर्क जनरेट होगा, दैट इज T3। तो T इज इक्वल टू T1, T2, T3। अब T1 क्या होता है? अब ये जो ऑपोजिट T1 टॉर्क जनरेट हुआ, ये जनरेट किसके कारण हुआ? ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस J। तो इसको कैसे लिखा जाता था? J d ओमेगा अपॉन dt प्लस
T2 मतलब ड्यू टू फ्रिक्शन या ड्यू टू दिस डैम्पिंग एलिमेंट T2। और ये T2 क्या होता था? ड्यू टू फ्रिक्शन या ड्यू टू डैम्पर एलिमेंट। इसको रिप्रेजेंट किया जाता था बी क्या होता है? डैम्पिंग कॉफिशिएंट इनटू ओमेगा प्लस T3 ये टॉर्क क्यों जनरेट हुआ? ड्यू टू स्प्रिंग एलिमेंट। ये होता था K दैट इज स्प्रिंग एलिमेंट कांस्टेंट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा dt। अब बच्चों ओमेगा क्या होता था? डी थीटा अपॉन dt। एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या बनेगा? J यहां पर आ जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस B डी थीटा अपॉन dt प्लस K ओमेगा में जब डी थीटा अपॉन dt भरूंगा तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आएगा डी थीटा। अब दिस इज अ मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम जिसकी इक्वेशन ये आई, एंड दिस इज मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम जिसकी इक्वेशन आई है। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को देखो तो दोनों इक्वेशन सेम है, एक तरह से दोनों सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर मतलब डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर देखो डी स्क्वायर, यहां भी देखो डी स्क्वायर। तो ये दोनों सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन है भी सेम है। यहां पर चेंज क्या है? यहां पर m है तो यहां पर j है, यहां पर x है तो यहां पर थीटा है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सिस्टम को देखते हैं। अब इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सिस्टम दो तरह के होते हैं। पहला होता है फोर्स वोल्टेज एनालॉगी। फोर्स वोल्टेज एनालॉगी का क्या मतलब? यहां पर जो इनपुट है वो होगी वोल्टेज। अगर बच्चों यहां पर मैं लगाता हूं केबीएल क्या बताएगा? ये वोल्टेज किसके इक्वल होगी? जो इन तीनों में यहां पर ड्रॉप होगा। तो पोलैरिटी कैसे होगी? करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी तो दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव तो दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव। अब मैं केवीएल लगाऊंगा तो ये बी किसके इक्वल होगा? जो वोल्टेज ड्रॉप यहां पर होगा B1, जो वोल्टेज ड्रॉप यहां पर होगा B2, जो वोल्टेज ड्रॉप यहां पर होगा दैट इज B1 प्लस B2 प्लस B3। B1 क्या हुआ? जो वोल्टेज ड्रॉप इस रजिस्टर के क्रॉस हुआ। फॉर एग्जाम्पल इस सर्किट में करंट करता है फ्लो I, तो B1 किसके इक्वल हुआ? I इंटू R। इसी तरह से दिस इज ए इंडक्टर, तो B2 किसके इक्वल हुआ? इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होती है? L इंटू DI अपॉन DT। अब मुझे ये वोल्टेज कैलकुलेट करनी है जो कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप होगी। कैपेसिटर के अक्रॉस करंट कितना होता है? अब ये सीरीज में एलिमेंट लगे हैं तो करंट तो सेम रहेगा, दैट इज I इज इक्वल टू C डी B3 अपॉन DT। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या रिप्रेजेंट किया? B3, तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया डी B3 अपॉन DT इज इक्वल टू I अपॉन C। अगर B3 कैलकुलेट करते हैं तो 1/C इस करंट की हो जाएगी सिंपली इंटीग्रेशन। तो B3 क्या हुआ? दिस वन। तो ये वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा तो B इज इक्वल टू B1 है I इंटू R, B2 जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ दैट इज L डी आई अपॉन DT प्लस इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है? B3 इज इक्वल टू 1/C I इंटू DT। अब मुझे पता है करंट किसके इक्वल होता है? चेंज इन चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट किसके इक्वल होता है? DQ अपॉन DT। अब ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो B, अब इस टर्म को मैं पहले लिखूंगा L, I के प्लेस में आ जाएगा DQ अपॉन DT, तो ये क्या बन जाएगा? D स्क्वायर Q DT स्क्वायर। करंट किसके इक्वल होता है? करंट होता है DQ अपॉन DT। DQ अपॉन DT मीन रेट ऑफ डी बाई डी टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस आर, आई के प्लेस में क्या आ जाएगा? डी क्यू अपॉन डी टी प्लस 1/C। अब बच्चों यहां पर क्या है? आई को क्या लिखेंगे? डी क्यू अपॉन डी टी, दिस इज डी टी। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा? 1/C इंटू क्यू। अब इस इक्वेशन को भी देखो, ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है। यहां पर क्या है? डी स्क्वायर, हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर है डी स्क्वायर, तो दिस इज सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम फोर्स करंट एनालॉजी को देखते हैं। बच्चों अगर मैं सर्किट को देखता हूं तो यहां पर रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर लगा है, ये तीनों पैरेलल में है। अगर यहां पर वोल्टेज है B तो यहां भी वोल्टेज B, यहां भी वोल्टेज B। अब ये करंट किसके इक्वल होगा? जो करंट
यहाँ पर फ्लो करेगा, इसको मैं लिख दिया I1, जो करंट यहाँ पर फ्लो करेगा दिस इज I2, जो करंट यहाँ पर फ्लो करेगा I3। तो ये I किसके इक्वल होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 क्या होगा? ये वोल्टेज B1 है, ये तीनों पैरेलल में है तो यहाँ भी वोल्टेज B1 है। अब ये है B, ये तीनों है पैरेलल में तो यहाँ भी वोल्टेज B होगा, यहाँ भी वोल्टेज B, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है B अपॉन दिस R। तो दिस इज I1। इसी तरह से इस करंट को निकालते हैं जो कैपेसिटर के थ्रू है। हमें पता है कैपेसिटर के थ्रू करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू सी डी बी अपॉन डी टी। तो दिस इज I3 इज इक्वल टू जो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी C इनटू वोल्टेज। अब यहां पर वोल्टेज तो यही वोल्टेज होगी, वोल्टेज सभी जगह सेम है, dB अपॉन dt। तो I3 भी कैलकुलेट कर दिया। मुझे यहाँ पर I2 कैलकुलेट करना है और यहाँ पर लगा है इंडक्टर, पर इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो होती है L D। अब करंट क्या फ्लो करेगा यहाँ पर I2, dI2 अपॉन dt। अब ये वोल्टेज किसके इक्वल होगी? जो वोल्टेज ये होगी, ये तीनों पैरेलल में लगे हैं तो वोल्टेज तो सेम रहेगी, तो सिंपली B। तो इसको मैं लिखूंगा dI2 अपॉन dt इज इक्वल टू B अपॉन L। अगर ये I2 कैलकुलेट करना है तो मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, यहाँ पर डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पर जाके इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1/L बाहर निकाल लो B dt। अब ये सारी की सारी वैल्यू I1, I2 और I3 इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो I क्या बना? पहले है I1, I1 क्या है? B अपॉन R प्लस I2 क्या है? 1/L B dt प्लस I3 क्या है? C dB अपॉन dt। अब अकॉर्डिंग टू फ्रेडेज लॉ, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजेस होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होती है, दैट इज इंड्यूस्ड वोल्टेज जनरेट होती है। तो B क्या हुआ? d phi अपॉन dt। ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं, तो I क्या हुआ? B क्या है? d phi अपॉन dt इंटू 1/R प्लस 1/L इंटीग्रेशन। इस B के प्लेस में क्या पुट करना है? मैं यहां पर कर रहा हूं, इस B के प्लेस में पुट करेंगे d phi अपॉन dt, आगे है ये dt। अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो बच्चों क्या बचेगा? 1/L इंटू phi। ऐसा क्यों हुआ? B की जगह पर मैं d phi अपॉन dt पुट करता तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देना था, तो क्या बचना था? phi प्लस दिस इज C। B के प्लेस में पढ़ना है, B के प्लेस में पुट करना है d phi अपॉन dt, तो ये बनेगा d स्क्वायर phi अपॉन dt स्क्वायर phi। और ये phi एक तरह से क्या है? फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम वोल्टेज जनरेट करेगा। अब मैं इसको रीअरेंज करके लिख लेता हूं, तो मैं इसको लिखूंगा, पहले इसको लिख लिया C d स्क्वायर phi अपॉन dt स्क्वायर प्लस फिर इसको लिख दिया 1/R d phi अपॉन dt प्लस फिर इसको लिख लिया 1/L phi। दिस इज इक्वेशन 4। अब बच्चों ये था मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम की इक्वेशन, ये थी मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम की इक्वेशन। और जब हमने मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट किया तो उसको बोला एनालॉगस सर्किट। तो दो तरीके होते हैं, एक होता है फोर्स वोल्टेज एनालॉगी, दूसरा होता है फोर्स करंट एनालॉगी। एक तरह से इन मैकेनिकल सिस्टम को जब हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है एनालॉगी। तो फोर्स वोल्टेज एनालॉगी की इक्वेशन ये हुई और फोर्स करंट एनालॉगी की इक्वेशन ये हुई। अब बच्चों इन 4 इक्वेशन को देखो, सारी इक्वेशन सेम है, एक तरह से सारी इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है। आप देख सकते हो डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, आप देख सकते हो जे डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, यहाँ पर डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, यहाँ पर डी स्क्वायर फाई अपॉन डी टी स्क्वायर। तो एक तरह से इन सारी की सारी इक्वेशन के अगर सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं तो वो सेम निकलेंगे। और सॉल्यूशन सेम कब निकलेंगे? जब सारे के सारे कंपोनेंट एक दूसरे से मैच करेंगे। कंपोनेंट मैच का क्या मतलब है? जैसे m j के इक्वल होगा, j l के इक्वल होगा, l c के इक्वल होगा, इसी तरह से ये b r और 1/r ये सारे इक्वल होंगे। इसी तरह से x थीटा q एंड फाई ये एक दूसरे से इक्वल होंगे। तो उस केस में ये सारी की सारी इक्वेशन सेम सॉल्यूशन देंगी। तो एक तरह से क्या हुआ,
मेरे पास है मैकेनिकल सिस्टम ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो एक तरह से अगर मेरे पास है मैकेनिकल सिस्टम, अगर मैं इस सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करता हूं तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में कन्वर्ट कर देता हूं या फोर्स करंट में कन्वर्ट कर देता हूं। अगर उस केस में एम एल सी सेम होंगे, इसी तरह से बी आर और 1/r अगर आपस में सेम है, इसी तरह से आप बाकी कंपोनेंट को कंपैरिजन कर लो तो इन सिस्टम्स के सॉल्यूशन सेम निकलेंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं, फोर्स टी बी और आई ये इक्विवेलेंट होने चाहिए, मतलब फोर्स टी वोल्टेज आई ये इक्विवेलेंट होने चाहिए। इसी तरह से मास को देखते हैं तो यहां पर मास ये किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, जे किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, एल किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, सी। इसका मतलब ये है अगर मास है मेरे पास 2 kg तो इंडक्टर कितने का होना चाहिए, 2 हेनरी। कैपेसिटर कितने का होना चाहिए, 2 फैरेड का। इसी तरह से अगर मैं फ्रिक्शन को लेता हूं तो फ्रिक्शन ये किसके इक्विवेलेंट है, अगर मैं रोटेशनल सिस्टम में देखता हूं तो बी है। अगर फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में देखता हूं तो दिस इज आर। अगर करंट एनालॉजी में देखता हूं तो दिस इज 1/r। इसी तरह से स्प्रिंग एलिमेंट कांस्टेंट को देखते हैं, दिस इज के, तो रोटेशनल में ये के ही होगा। फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में ये क्या होगा, 1/c, और यहां पर 1/l फोर्स करंट में। अगेन अगर मैं देखता हूं वेलोसिटी, अब यहां पर दिया नहीं है, अगेन अगर मैं देखता हूं वेलोसिटी, जैसे dx/dt ये क्या होता है, वेलोसिटी, तो दिस इज वेलोसिटी। d(θ/dt यहां पर क्या होता है, ओमेगा, तो यहां पर क्या होगा, ओमेगा। dq/dt ये किसके इक्वल होता है, करंट के इक्वल, तो दिस इज करंट। d(φ/dt चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये होता है वोल्टेज के इक्वल, तो b। अगेन यहां पर जो x है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां पर चार्ज q और यहां पर फ्लक्स फाई, ये इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो इन इक्वेशंस में अगर इन सभी की वैल्यू मैं सेम कर देता हूं तो इन इक्वेशन से जो सोल्यूशन निकलेंगे वो सेम निकलेंगे। एक तरह से ये जो मैकेनिकल सिस्टम है इनको मैंने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया और जो इलेक्ट्रिकल में सोल्यूशन निकलेंगे वो मैकेनिकल सिस्टम के सेम होंगे।